Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lesson 2, Future Indefinite Tense. Today I am going to tell you how to use most important and useful sentences in future simple tense. My first sentence, I promise I will buy you this toy. अक्सर बच्चों को कहा जाता है, बच्चों को ये कहा जाता है, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, आई विल बाय यू दिस टॉय, मैं तुम्हारे लिए ये खिलौना ज़रूर ख़रीदूँगा, मैं ये तुम्हारे लिए खिलौना ख़रीदूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस। कभी भी आप कोई भी आई प्रॉमिस लगा के आगे फ्यूचर का सेंटेंस इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सेंटेंस होते हैं और इसका सामने वाले को पता चलता है कि आपको इंग्लिश आती है। आई प्रॉमिस आई विल बाय यू दिस टॉय। नेक्स्ट सेंटेंस देखें दोबारा से, अब आई का लफ्ज़ मैं हटा रहा हूँ। प्रॉमिस यू विल नेवर लीव मी। अक्सर बीवियाँ मियाँ को कहती हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कहती हैं, प्रॉमिस यू विल नेवर लीव मी, यू विल नेवर लीव मी, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। ये पता नहीं होता, कल का पता नहीं है, कल किसी और को तुमसे ज़्यादा खूबसूरत को देख के उसको पढ़ाने लग जाए। ये इंसानी फितरत है। प्रॉमिस यू विल नेवर लीव मी, वादा करता हूँ तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पहले पकड़ तो ले फिर छोड़ना भाई। ओके, सो दीज आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल सेंटेंस इन फ्यूचर सिंपल। ओके, सो आई प्रॉमिस आई विल बाय यू दिस टॉय, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे लिए ये खिलौना खरीदूंगा। प्रॉमिस यू विल नेवर लीव मी, प्रॉमिस यू विल नेवर लीव मी, वादा करो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। अब देखें एक और सेंटेंस है, छोटे छोटे आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाए थे इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या इम्पेरेटिव? डू यू रिमेंबर इम्पेरेटिव सेंटेंस? तो आप उसका भी इस्तेमाल फ्यूचर सिंपल से पहले कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डोंट वरी, डोंट वरी। डू यू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ डोंट वरी? मैंने अपने सेंटेंसेस लेसन में आपको पढ़ा चुका हूं। डोंट वरी, बेफिक्र रहो, परेशान मत हो, बेफिक्र रहो या परेशान मत हो। आई विल हेल्प यू विद दिस प्रॉब्लम। वेरी यूजफुल सेंटेंस इन स्पीकिंग। डोंट वरी, बेफिक्र रहो, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, विद दिस प्रॉब्लम, इस मसले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बेफिक्र रहो। और फिर पतली गली से निकल लेते हैं। सो डोंट वरी, आई विल हेल्प यू विद दिस प्रॉब्लम। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल किसी का फोन आया, कब आओगे यार, बता दो यार किस टाइम आओगे, मुझे सही टाइम बता दो किस वक्त आओगे। तो आप उसको कह सकते हैं, आई विल कम बैक, आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा। कम बैक मीन वापस आना। एट 5 PM, एट 5 PM, आई विल कम बैक एट 5 PM, मैं शाम के 5 बजे वापस आऊंगा। यहां आप अपना टाइम चेंज कर सकते हैं। सो यू कैन से लाइक दिस, आई विल कम बैक एट 5 o'clock, I will come back at 6 o'clock, I will come back at 7:30 PM, I will come back at 2 o'clock. Okay, so you can say like this. Okay, it's really simple, you have to just change the time. आपने सिर्फ चेंज करना है टाइम। I will come, मैं आऊँगा, back वापस, at 5 PM, 5 बजे मैं वापस आऊँगा। यहाँ लिखा मैं 5 बजे आऊँगा, बात एक ही है, सही है। I will visit my grandma at hospital. Grandma कहते हैं दादी और नानी को, यहाँ दादा लिख दिया, सॉरी फॉर दिस, इट्स मीन दादी या नानी। ओके, सो आई विल विजिट माई grandma at hospital, मैं दादी या नानी से मिलने हॉस्पिटल जाऊंगा। एक तो इस तरह कह सकते हैं। दूसरा तरीका यह है, मैं दादी या नानी को देखने हॉस्पिटल जाऊंगा। अब बोलोगे सर मिलने और देखने में क्या फ़र्क है? देखिए एक बात याद रखिएगा, हम अयादत करने जाते हैं तो अयादत के लिए हम कोई लफ्ज़ नहीं है हमारे पास, तो हम विज़िट का लफ्ज़ लगाएंगे।
मैं अब मरीज़ को अयादत करने के लिए, या मैं अपनी वालदा की अयादत के लिए हॉस्पिटल जाता हूँ, इस तरह भी कह सकते हैं। या मैं अपनी वालदा की अयादत पर हॉस्पिटल जाऊँगा, अयादत के लिए हॉस्पिटल जाऊँगा, इस तरह भी कह सकते हैं। मैं अपनी दादी नानी या दादी से मिलने हॉस्पिटल जाऊँगा, ये भी कह सकते हैं। मैं अपनी दादी या नानी को देखने हॉस्पिटल जाऊँगा। देखने का मतलब आप रोज़ाना देखते हैं, अब वो हॉस्पिटल में बीमार है, अयादत के लिए जा रहे हैं। तो इसके बहुत से तरीके, 3 तरीके मैंने आपको बता दिए इसके जुमले के। एक, मैं दादी या नानी से मिलने हॉस्पिटल जाऊंगा। दूसरा, मैं दादी या नानी को देखने हॉस्पिटल जाऊंगा। मैं दादी या नानी को, एक इस्तेमाल कीजिएगा, मैं दादी को मिलने जाऊंगा या मैं नानी को मिलने जाऊंगा, बिकॉज ग्रैंड माँ या ग्रैंड मदर फॉर नानी और दादी बोथ इस्तेमाल होता है यहाँ पे। सो तीसरा क्या था, मैं नानी की अयादत करने हॉस्पिटल जाऊंगा। मैं दादी की अयादत करने हॉस्पिटल जाऊंगा, यानी उनकी तबीयत पूछने, इट मीन्स, ओके। आई विल विजिट माई ग्रैंड माँ एट हॉस्पिटल। आई विल विजिट माई ग्रैंड माँ एट हॉस्पिटल। मैं नानी से मिलने हॉस्पिटल जाऊंगा। इट विल रेन इन अ मूवमेंट। आजकल कराची में और पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं। सो इस हवाले से आपने देखा काले बादल आ गए। अब देखिए, पता चले अब जुमला मार दिया, कोई सर्कमस्टेंसेस है नहीं, आपने जुमला मार दिया, यानी थोड़े से हालात भी नजर आए। फॉर एग्जांपल, काले बादल आ गए, गड़गड़ होने लग गई, लेकिन बारिश नहीं हो रही, तो आप उस वक्त क्या बोलोगे? इट विल रेन इन अ मूवमेंट। लम्हे में बारिश होने वाली है, बस अभी बारिश होने वाली है। लम्हे में बारिश होने वाली है या बस बारिश होने वाली है? क्योंकि गड़गड़ की आवाज़ आ गई, बिजली गिरने की आवाज़ आ गई, तो इट मीन्स बारिश होने वाली है। अब वो ना हो तो वो अलग बात है, लेकिन आप एक पेशगोई कर रहे हो। इट विल रेन इन अ मूवमेंट। इट विल रेन इन अ मूवमेंट, बस थोड़ी देर में बारिश होने वाली है या थोड़ी देर में बारिश होगी। ये बहुत मोस्ट कॉमन सेंटेंस है। ज़रा इस सेंटेंस को गौर कीजिए, वेरी यूजफुल सेंटेंस। इट विल गेट मोर डिफिकल्ट। इट विल गेट मोर डिफिकल्ट। अक्सर आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं और कीजिए अपनी स्पीकिंग में, उर्दू स्पीकिंग में। इट विल गेट मोर डिफिकल्ट, ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम पहले से काम कर रहे थे, एक बंदा आया, यार मेरा भी काम कर लो, तो आप कह सकते हो इट विल मोर डिफिकल्ट। इट विल गेट मोर डिफिकल्ट, ये और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इट विल गेट मोर डिफिकल्ट, ये और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, आप इस फ्यूचर सिंपल से पहले इंपेरेटिव लगा सकते हैं। फ्यूचर सिंपल से पहले आप कोई भी विकैबुलरी लगा सकते हैं, जैसे प्रॉमिस, ओके, आई प्रॉमिस, या प्रेजेंट सिंपल। जैसे यहाँ पे आई प्रॉमिस था, यहाँ आई थिंक, मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल है, आई थिंक, मेरा ख्याल है, आई थिंक। ही विल रिग्रेट हिज चॉइस। आई थिंक ही विल रिग्रेट हिज चॉइस। मेरा, ये बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, मेरा ख्याल है तुम पछताओगे अपने इंतखाब पर। अब सर, अपने इंतखाब का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, ये इस फैसले पर तुम पछताओगे, ये भी इसका मतलब है। इस फैसले पे, इस डिसीजन पे, इस वजह से। सो आप जितने भी आप पछताने के लिए जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक ही विल रिग्रेट हिज चॉइस। सो मेरा ख्याल है तुम पछताओगे अपने फैसले पे, मेरा ख्याल है तुम पछताओगे अपने इंतखाब पे, मेरा ख्याल है तुम पछताओगे। तो आप एक पेशगोई कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है वो गलत स्टेप उठा रहा है, वो आगे जाके शर्मिंदा होगा, वो आगे जाके पछताएगा, तो आपको पहले ही लगा, तो आप उसको कह सकते हो आई थिंक, मेरा ख्याल है। ही विल रिग्रेट हिज चॉइस, वो पछताएगा अपने इंतखाबात पे। आप तीसरे बंदे को बोल रहे हो, उसको नहीं बोल रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें कहता हूं सलमान के बारे में, आई थिंक ही विल रिग्रेट हिज चॉइस। इसका मतलब मेरा ख्याल है सलमान अपने बात पर पछताएगा, अपने हालात पर पछताएगा, अपने फैसले पर पछताएगा, अपने इंतखाब पर पछताएगा। तो आई थिंक ही विल रिग्रेट हिज चॉइस। आप जिस तरह भी ये सेंटेंस इस्तेमाल करें, ये हर जगह फिट होगा। तो इस्तेमाल करना सीखें, अपनी स्पीकिंग में लाएं। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स बाय द स्नैक्स एट द सुपरमार्केट, इट विल बी चीपर दैट वे।
स्नैक, स्नैक, स्नेक पढ़ दिया, स्नैक। ये प्रोनाउंसिएशन में अक्सर मैं बोलते हुए घबरा जाता हूँ, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, मुझ में पता नहीं कौन सी कमज़ोरी है। लेट्स बाय द स्नेक, स्नैक्स, स्नेक मुंह से निकल जाता है, स्नैक्स एट द सुपरमार्केट, इट विल बी चीपर दैट वे। चलो यार पापड़ खरीदते हैं सुपरमार्केट से, ये और यहाँ ज़्यादा सस्ता होगा। कहने का मतलब है सुपरमार्केट से बहुत सारी चीज़ें ली जाती हैं, तो वहाँ पे डिस्काउंट लगा होता है, वहाँ पे 50%, 20% सेल लगी होती है सुपरमार्केट में, या एज़ कंपेयर इलाके की मार्केट से थोड़ा सा सस्ता आपको सुपरमार्केट में मिलता है। तो आप अपने दोस्त से कह रहे हो लेट्स चलो यार, लेट्स चलो यार, बाय द स्नैक्स, स्नैक्स पापड़ खरीदते हैं एट द सुपरमार्केट, सुपरमार्केट से, इट विल बी चीपर, ये सस्ता होगा, दैट वे, एक तरीके से ये सस्ता होगा। नेक्स्ट देखते हैं, शी विल बाइट हर लिप। देखिए बाइट कहते हैं चबाने को या तोड़ने को या खाने को, सही है। हर लिप्स या लिप लिखा हुआ है यानी होठ। शी विल बाइट हर लिप, वो चबाएगी अपना होठ। जरा गौर फरमाएगा, वो चबाएगी अपना होठ। शी विल बाइट हर लिप इफ शी इज थिंकिंग। अगर वो सोच रही होगी तो अपना होठ चबाएगी, ये भी कह सकते हैं, या नाखून का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। सो शी विल बाइट हर लिप इफ शी is nervous about something, या तो she is thinking या she is nervous about something, दोनों में से एक इस्तेमाल कीजिएगा। वो जब भी जहनी तौर पे किसी बारे में परेशान होती है, if she nervous about something she will bite her lip। जब भी वो किसी चीज़ के बारे में, किसी भी बारे में जहनी तौर पे परेशान होती है, तो वो अपना होठ चबाती है। अक्सर लोगों की आदत होती है, तो आप किसी को कह सकते हो लुक एट दैट गर्ल, इफ शी इज थिंकिंग शी विल बाइट हर लिप। अगर वो कुछ सोच रही है तो वो अपना होठ चबाएगी। या वो नर्वस, परेशान होगी, इफ शी इज नर्वस अबाउट समथिंग शी विल बाइट हर लिप्स, तो वो अपने होठ चबाएगी। तो आप इस तरह कह सकते हैं, शी विल बाइट हर लिप इफ शी इज थिंकिंग, शी विल बाइट हर लिप इफ शी इज नर्वस अबाउट समथिंग। सही है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट पे आते हैं, ही विल ऑलवेज मेक नॉइस व्हेन वी आर स्लीपिंग। देखिए अभी तक जितने सेंटेंस इस्तेमाल किए सब बहुत ही आम और यूजफुल सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको बताए। He will always make a noise, he will always make a noise, या he will always make noise, वो शोर मचाएंगे हमेशा। when we are sleeping, जब भी हम सो रहे होते हैं तो वो हमेशा शोर मचाएंगे। जब भी हम सोएंगे वो हमेशा शोर मचाएंगे। ये अजीब सा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन इसको ये कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले जो आपने सेंटेंस पढ़ा, इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल और फिर फ्यूचर सिंपल, ये दोनों को मिला दिया जाए तो ये कहलाता है कंडीशनल सेंटेंस। यानी दो सेंटेंस को मिलाया जाता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है जो इंशाल्लाह टेंसेस के बाद, हम मॉडल्स के बाद कंडीशनल जब पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ ज़रूर आएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस पे फोकस करें कि किस तरह बना है। सही है, ही विल ऑलवेज मेक नॉइस, वो हमेशा शोर करेगा। व्हेन वी आर स्लीपिंग, जब भी हम सो रहे होंगे। व्हेन वी आर स्लीपिंग ही विल ऑलवेज मेक नॉइस, जब भी हम सो रहे हो तो वो शोर मचाता है। ज़रूरी नहीं है आप प्रेजेंट को बाद में रखें, प्रेजेंट को पहले भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है फ्यूचर को पहले रखें, फ्यूचर को बाद में भी रख सकते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग इशू, ओके। ये कोई मसला नहीं है कि आप प्रेजेंट सिंपल को पहले रखें या फ्यूचर सिंपल को पहले रखें, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं, याद रखिएगा। नाउ गोल्डन वर्ड्स,
गोल्डन वर्ड्स पे आते हैं, हमारी अच्छी अच्छी बातें। लिसन एंड साइलेंट, सुनना और खामोश होना, आर टू वर्ड्स, दो अल्फाज हैं, हैविंग द सेम लेटर्स, जिनके एक जैसे अल्फ़ाबेट यानी एक जैसे हरूफ है। दे आर सिग्निफिकेंट इन अ फ्रेंडशिप बिकॉज ओनली अ फ्रेंड कैन लिसन व्हेन यू आर साइलेंट। ये जो सुनना और खामोश होना दोनों के मिलते जुलते अल्फाज हैं और ये बड़े ही अहमियत रखते हैं दोस्ती में, क्योंकि एक अच्छा दोस्त, ओनली अ ट्रू फ्रेंड कैन लिसन टू यू, एक सच्चा दोस्त तुम्हें सुनेगा व्हेन यू आर साइलेंट। सॉरी, एक अच्छा दोस्त जब तुम खामोश हो जाते हो तो वो समझ जाएगा तुम्हारी खामोशी का राज। ये ट्रू फ्रेंडशिप की एक निशानी होती है। व्हेन यू आर साइलेंट योर फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग विद यू, कि तुम्हारे साथ क्या मसला है वो दोस्त पहचान जाएगा। इफ ही डज नॉट नो, अगर वो नहीं जानता व्हाई आर यू साइलेंट, कि तुम खामोश क्यों हो, so he is not your true friend. So listen and silent are two words having the same letters. They are significant in friendship because only a friend can listen to you when you are silent. तुम्हारा दोस्त ही है जो तुम्हें खामोश, जब तुम खामोश होते हो तो वो सुनता है, यानी तुम्हें समझता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।